हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 8 वाला। चलिए जियोग्राफी के पीवाईक्यू के जो नोट्स बने हुए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। जो किसी भी पेपर में सही पीवाईक्यू बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमने जो प्रीलिम्स पीवाईक्यू बुक होती हैं उनके सॉल्व पेपर का सॉल्यूशन का नोट्स बनाए हैं, जो लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, रिवीजन टाइम में भी काफ़ी हेल्पफुल करता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला है पर्माकल्चर क्या होता है। पर्माकल्चर एक स्थायी कृषि है, यानी स्थायी कृषि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के अंतर संबंधों की स्थिरता को प्रतिबंध करती है। पर्माकल्चर भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने का एक प्रयास है, यानी जो भूमि होती है उसका अच्छे से उपयोग करने का एक प्रयास है। पर्माकल्चर में जैसे प्राकृतिक मल्चिंग, वर्षा जल संचयन, मिट्टी गुणों में सुधार एवं मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने और मिट्टी में लवणता को कम करने की भूमिका निभाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने में और मिट्टी की लवणता को कम करने में, जिससे हमारी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है और जो लवणीयता भी कम होती है, तो जिससे वो लागत कम होके और उपज अधिक होती है। गन्ना एक नकदी फसल है, गर्मी में आर्द्र जलवायु में होती है। इसके उत्पादन के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। टेम्परेचर 21 से 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है गन्ने का। पहले नंबर पर ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर चाइना है। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, प्लस कर्नाटक में। लेकिन जब गन्ने की शुगर उत्पादकता की बात आए, जैसे तो जो दक्षिण भारत में गन्ने की फसल होती है उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगला सूरजमुखी, यह एक तिलहनी फसल है जिसका उपयोग खाना बनाने एवं औषधीय उपयोग में किया जाता है। यह तीनों मौसम में उगाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में होता है। अरहर तिलहनी फसल है, खरीफ के मौसम में होती है। चना के बाद उगाई जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल है। सबसे ज़्यादा दलहनी फसल में बात की जाए तो चना की फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अरहर का। चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, वो मध्य प्रदेश में होता है। और अरहर का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। मोरिंगा क्या होता है, एक फलीदार पर्णपाती वृक्ष है। उपोष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों व्यापक रूप से होती है। इसका बीज का तेल उच्च एवं ऑक्सीकरण स्थिरता प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग सूर्यमुखी तेल, सोयाबीन तेल आदि के लिए अधिक मात्रा में होता है। इमली, इमली कहाँ का स्थानीय वृक्ष है। अब तो पूछता है कौन सा कहाँ का स्थानीय, इमली यानी अफ्रीका का स्थानीय वृक्ष है। आपने सन 2025 के पीवाईक्यू देखे होंगे तो उसमें भी देखा होगा। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है फसल। खट्टे मीठे फल का उपयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये खट्टी होती है। भारत दुनिया में जो मोरिंगा के लिए ऊपर नहीं, भारत दुनिया में मोरिंगा 80% आपूर्ति करता है। अगला जूट, इसका भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। निर्यातक बांग्लादेश है। उच्च ताप एवं आर्द्र जलवायु, टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। उपजाऊ एवं जलोढ़ मृदा होती है। सापेक्ष आर्द्रता। गेहूँ रबी फसल है। इसका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। चावल के बाद दूसरी सबसे उपयोग में ली जाने वाली फसल है। सबसे ज़्यादा भारत में खाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो चावल है। उसके बाद गेहूँ है, और गेहूँ में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, उसके बाद भारत करता है। भारत के अंदर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश करता है, फिर पंजाब करता है। ये मानसून, अभी उस दिन मैं जियोग्राफी का टेस्ट दे रहा था तो उसमें दौड़ता हुआ मानसून का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पीवाईक्यू नोट्स में अपने 1-2-3 घंटे में रिवाइज कर लेता हूँ सारे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दौड़ता हुआ मानसून बंगाली खाड़ी जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु में वर्षा करता है। ये तमिलनाडु में कब वर्षा करता है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में सितंबर अक्टूबर के महीने में वर्षा करता है। दक्षिण भारत से प्रतिशत का टहल, ये आर्को
हेटेरोफाइल्स इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। सदाबहार वृक्ष है, क्योंकि 2023 में पूछा था ना नाम दे के, कटेल, महुआ, सागौन, ये इनमें से पर्णपाती वृक्ष कौन सा है, तो उसी में कटेल पड़ सदाबहार वृक्ष है। ये भारत और मलेशिया का स्थानिक वृक्ष है, जो श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। महुआ मंडुकंड उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तेजी से बढ़ता है। सागौन, सागौन एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है, यह दक्षिण पूर्व एशिया का स्थानिक वृक्ष है। चंदन, यह भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल ये वाला भाग होता है, जो इंडिया का ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ऑर्किड, ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। यह विश्व में हिमनदों के अलावा सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, व्यापार के रूप में, सजावट के रूप में किया जाता है। भारत में इसकी खेती अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश यानी पहाड़ी इलाकों में होती है। वेदिका कृषि, यह एक सीढ़ीनुमा कृषि की पद्धति है, ढाली क्षेत्रों में होती है। मृदा का लवणी भवन, यानी मृदा में लवणीयता की समस्या उन क्षेत्रों में अधिक है जहाँ बाष्पीकरण बाष्पोजन से अधिक है, तो इसे मृदा का लवणी भवन कहते हैं। अगर आप भारत के तटीय क्षेत्रों में रेत के वो खनिज पाए जाते, जैसे एलियमनाइट, लेप्सिन, ब्राउन एलियमनाइट, स्टाइलेमाइट, चेरिकॉन, सिलेनाइट, गार्गिन, मुझे भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनके जो रेत होता है उसमें ये पाए जाते हैं। मोनोजाइट क्या होता है, ये दुर्लभ मृदाओं का स्रोत होता है। इसमें थेरियम, लेंथिनम, सीरियम एक महत्वपूर्ण अयस्क पाया जाता है। भारत में मेडागास्कर, दक्षिण और अफ्रीका में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मोनाजेट पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल और पश्चिम बंगाल में। कोयला, भारत में कोयले के दो क्षेत्र, एक गोंडवाना कोयला क्षेत्र होता है जो भारत की संचित कोयले का 98% उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा गोंडवाना भारत में पाया जाता है। और दूसरा कोयला है टर्सरी कोयला, ये इसका मुख्यतः उत्पादन टर्सरी कोयले का असम, मेघालय, नागालैंड के इलाकों में होता है, यानी ईस्ट भारत में। कच्छ का रण, कच्छ का गुजरात, भारत के थार रेगिस्तान में। अब वो कच्छ का रण अभी कच्छ जिले का एक हाल ही में उसमें रामसर साइट में इसका वो एक जगह शामिल की गई है, वो छारी डांडी कुछ करके जगह है, उसे देख लेना, हमने इसी यूट्यूब चैनल पे अपने पे पढ़ाई हुई है। छारी डांडी कुछ करके है, जो हाल ही में रामसर साइट में ऐड हुई है। कच्छ वर्तमान सब बालू के टीलों का निर्माण के लिए और भीतर कनिका घराना, ये क्या है, एक नेशनल पार्क है, ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे भीतर कनिका के पास खारे पानी के ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ खारे पानी के, मीठे पानी के सभी प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ पे ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं वो अंडे देने के लिए आते हैं, ये वो अभियान भी चलाया जाता है। मरक्कनम, ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित एक नमक का बेसिन है। उस टाइम न्यूज में रहा होगा जब पूछा 2021-22 में शायद। घाट प्रवाह, यह तमिलनाडु जल विद्युत सिंचाई एवं बांध हिंडल है। हिंडल बांध कर्नाटक और बेलगावी जिले में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे बना हुआ है। इंदिरा सागर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। मैथन, यह बराकर नदी पे बना हुआ है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, किसी CAPF या CDS या NDA में पूछा हो UPSC ने, उसमें जो इंदिरा गांधी नहर है उसके बांधों का क्रम पूछा था, उत्तर से दक्षिण। इंदिरा गांधी नहर पे बने जो बांध है उनका क्रम पूछा था, उत्तर से दक्षिण। तो हमें पढ़ते टाइम में इनकी डायरेक्शन भी देख के चलनी है साथ साथ। अगला मैथन हो गया यार, बांध है, ये आप PDF से रीड कर लेना, ये तो बस फैक्ट है याद करने के लिए। हम्म, कामराज, कामराजार पोर्ट, ये एनोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है।
पोर्ट के रूप में तो इसी बात चाबहार पोर्ट जो ईरान में स्थित है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूएसए ने उस पर भारत जो डेवलप कर रहा है उसमें सेंसर लगा रखे हैं, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो ये हाईवे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। NH40, NH4, NH6, NH15 किससे किससे कनेक्ट करता है। जैसे NH4 है ठाणे मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। ये अंडमान निकोबार चिड़ियापट्टी पोर्ट ब्लेयर को जोड़ता है। और NH6 हजीरा गुजरात को कोलकाता से जोड़ता है। NH15 पठानकोट पंजाब को समायखेली गुजरात से जोड़ता है। सेपिड क्या है, ये वेरिएबल्स भी कहा जाता है, तारे होते हैं समय समय पर तीव्र एवं मंद रूप से प्रकाशित। सेपिड क्या है, यानी बस इतना एक प्रकार के तारे का प्रकार है। निहारिकाएं, यह अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशाल बादल निहारिका है, बादलों का प्रकार है जो धूल एवं गैस के बादल बने होते हैं। पल्सर, पल्सर न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है, जो बड़े बड़े तारे होते हैं उनका पतन होना शुरू हो जाता है, तो ये तारे छोटे बच्चों में पल्सर कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में अंतर है। सूर्य के पारित परिक्रमा करने वाला एक छोटा निष्क्रिय चट्टानी पिंड होता है क्षुद्र ग्रह। यह अधिकांशतः मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के। धूमकेतु क्या होते हैं, एक छोटा पिंड होता है जिसमें चट्टान, धातु, धूलकणों आदि के साथ हिम एवं गैस पाई जाती है। यह ऊर्जा से हिम में बाष्पीकृत की जाती है जिसमें पुच्छ जैसी संरचना का निर्माण होता है। हिमानी चक्र क्या है, ये हिमकाल के दौरान जो बर्फ पिघलती है फिर वो पिघलने बाष्पीकरण के माध्यम से वो वापस पहुंचती है, फिर वो जमती है, वही है हिमानी चक्र। पृथ्वी पर जल, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और कुल जल का 97.3% भाग सागरों एवं महासागरों में, शेष भाग सब नदियों में, फिर झीलों में, हिमखंडों हिमनदों के रूप में है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध, अलवड़ीय जल सबसे ज़्यादा है, पीने योग्य जल केवल 2.7% है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। भूतापी ऊर्जा के भूतापी ऊर्जा, इसमें ज्वालामुखी क्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके कारण भूस्खलन होता है। पेड़ संचलन के कारण क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत घाटी आदि का निर्माण होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन, वार्षिक तापांतर, ये परिक्रमण के कारण होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी पदार्थ के द्वारा की गई ऊष्मा को अवशोषित होने पर पदार्थ के तापमान में परिवर्तन को निर्धारित करता है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। उच्च मेघ और निम्न मेघ, ये बादलों के प्रकार। उच्च मेघ कैसे होते हैं, ये पतले बादल होते हैं जो सौर विकिरण के संचारित एवं पृथ्वी को गर्म करते हैं, वो पृष्ठ यानी पृथ्वी को गर्म करते हैं। निम्न मेघ ये सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं और पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं। यानी उच्च मेघ क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह को गर्म करते हैं, और निम्न में पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं, क्योंकि जो ऊपर से सूर्य की किरण आती हैं वो परावर्तित होकर ऊपर जाती हैं, तो जो उच्च मेघ होते हैं वो परावर्तित होने से किरणों को रोक देते हैं, इससे हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है। जो निम्न मेघ होते हैं सौर किरणों को परावर्तित होने से नहीं रोक पाती, तो इसीलिए पृथ्वी ठंडी हो जाती है। सीधा कॉन्सेप्ट है इसका। चक्रवात वातावरण, ये चक्रवात आई वगैरह के बारे में दिया है, इसके लिए अलग से बात करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। वार्षिक तापांतर में भिन्नता के कारण जिन पर निर्भर होता है वो है कारक। एक तो तट से समांतर फैली पर्वत श्रेणियां, भूमि जल के बीच का तापांतीय अंतर, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, समुद्री से वार्षिक तापांतर का निर्धारित करने में सहायक होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक सशक्त एवं स्थायी होती हैं। यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें चलती हैं, जिन्हें व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, वो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध की ज़्यादा पवनें शक्तिशाली होती हैं। बस। लीवेंट शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह भूमध्य सागर का पूर्वी तट है लीवेंट,
यह पश्चिम में भूमध्य सागर और पूर्वी अरबी सीरी रेगिस्तान के बीच फैला हुआ है, यानी तट है एक भूमध्य सागर का ईस्टर्न तट। उत्तर में ओरंटेस नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में इस्थमस ऑफ सुएज नहर तक फैला हुआ है, यानी ओरंटेस नदी और सुएज नहर तक फैला हुआ है, इतना याद रखना है। महासागर का औसत तापमान 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई पर मापा जाता है। जनवरी व मार्च के दौरान गहराई में एकत्रित किया जाता है, यानी 50 से 100 मीटर की गहराई का मापा जाता है। जनवरी से मार्च के बीच का मापा जाता है। आकलन की फिर दूसरे क्षेत्रों से आकलन करके वो निकाला जाता है। प्रवाल भित्ति, इसका निर्माण सागरीय जीव मुआ या कोरल पोलिप के अस्थिपंजरों के समूहीकरण से होता है, जिसके जो बहुत सारे इकट्ठे करके प्रवाल द्वीप भी बनाते हैं। भारत में कोई प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में निर्मित, यानी प्रवाल द्वीप का ही उदाहरण है। बनने की आवश्यक दशा, इसके लिए मध्यम उच्च तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सागर तल 200 से 500 फीट गहराई तक होना चाहिए। स्वच्छ जल होना चाहिए। मध्य महासागरीय लवणता 27 से 30 पीपीटी के बीच होनी चाहिए। कांगो बेसिन, कैमरून एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो गणराज्य भूमध्य रेखी गिनी गैबन जे कांगो बेसिन के देश हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसकी ट्रैक है। सीड सबसे इम्पोर्टेंट सीड, यानी एस सोमालिया, ईते इरिट्रिया एंड इथियोपिया, डी जिबूती। तुर्की राज्य संगठन सदस्यों की स्थापना 2009 में। एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत इसका सदस्य, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये हंगरी, तुर्कमेनिस्तान, उत्तरी साइप्रस में के पर्यवेक्षक देश के रूप में कार्य करता है। इतना ही इम्पोर्टेंट बात है इसमें। बस क्षेत्र और देश, एनातोलिया क्षेत्र है तुर्की का, एमारा इथोपिया का, कारोल मोजाम्बिक में, कोटनिया स्पेन में, कीमिया यूक्रेन में स्थित है। कीमिया तो इस बार वैसे भी नहीं हुई मैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से। मेंकोंग नदी तिब्बत से प्रारंभ होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ये पूर्वी एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य ट्रांसबाउंड्री बनाती है। वोल्गा नदी या रूस के बाल्य पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। प्रमुख बांध है जो भारत की कौन सी नदी पर स्थित है। सलाल प्रोजेक्ट को चिनाब नदी पे, भांगड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश में, टेहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है उत्तराखंड में, नरौरा गंगा में उत्तर प्रदेश, कोटभरा चंबल में राजस्थान, राणा प्रताप सागर चंबल राजस्थान में, और गांधी सागर चंबल मध्य प्रदेश में, सरदार सरोवर नर्मदा में। ये एनसीईआरटी से, और ये सब क्रम में सबसे उत्तर में पूछे भारत का सबसे उत्तर में कौन सा बांध है, तो सलाल प्रोजेक्ट चिनाब में, और सबसे दक्षिण में कौन सा, पेरियार बांध जो पेरियार नदी पर स्थित है। ये उत्तर से दक्षिण क्रम में इसी, जैसे चंबल नदी पर बने बांध उत्तर से दक्षिण क्रम में। कोटा बैराज सबसे पहले आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर गांधी सागर आएगा। तो ये सब बांध है, याद रखनी है। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब